वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की वापसी पर बहस सियासी मंजरनामे पर छाई हुई है। पहले मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने उनकी जल्द पाकिस्तान वापसी के इशारे दिए और बयानात से ऐसा माहौल बनाया कि वो आज ना आए तो कल आ रहे हैं। कुछ दिन खामोश रहने के बाद अब हुकूमत भी इस मामले पर बोलने लगी है। वफाकी काबीना के इजलास के बाद वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि नवाज शरीफ खुद वापस नहीं आएंगे बल्कि हम लाएंगे और इस हवाले से बरतानवी हुकूमत से बात भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ नवाज शरीफ के वतन वापस ना आने पर हुकूमत ने उनके जामिन यानी शहबाज शरीफ के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया है। सवाल यह है कि क्या इस मामले पर मुस्लिम लीग नून और हुकूमत संजीदा हैं या सिर्फ सियासत हो रही है। इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब ने। जैगम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोना आलम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर काज़मी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है और हमारे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। मुजम्मिल साहब, आपकी जानिब आऊँगी। अभी हम बड़े मियाँ साहब के आने की बातें ही कर रहे थे कि अब अचानक हुकूमत को छोटे मियाँ साहब के खिलाफ अदालत में जाने का ख्याल आ गया क्योंकि वो उनके जामिन थे। आपके ख्याल में हुकूमत की प्लानिंग क्या है? देखें, मियाँ साहब 2019 में गए और अब 2021 ख़त्म हो रहा है। ऑलमोस्ट 2 साल हो गए उन्हें गए। वो 90 दिन का कह के गए थे। सवाल ये है कि ये हुकूमत 90 दिन बाद क्यों नहीं अदालत गई? क्या NRO और मुकमुका था कि ये हुकूमत 2 साल तक अदालत से इसने रजू नहीं किया बेल बॉन्ड्स के लिए? शहबाज शरीफ का तो 50 रुपये का बेल बॉन्ड है। असल जो उनकी ज़मानतें अदालत से हुई हैं वो ज़्यादा भारी बेल बॉन्ड्स हैं जो उन्होंने अदालत में नैब के फैसलों के ख़िलाफ़ ज़मानत ली। वो बेल बॉन्ड्स क्यों नहीं फोरफीट कराए गए? 2 साल हुकूमत क्या करती रही? क्या सेटलमेंट थी? क्या आपस में मुकमुका था इस हुकूमत का कि इसने पहले नवाज शरीफ को जाने दे में सहूलतकारी की, फिर उनके वहाँ रहने में सहूलतकारी की, और 2 साल मुसलसल। अब जब वो खुद ही कह रहे हैं मैं आने लगा हूँ तो गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ने के लिए ये कह रहे हैं हम लाहौर हाई कोर्ट जा रहे हैं। भाई आप 2 साल क्यों नहीं गए? आपको किसने रोका हुआ था? आपको तो मार्च 2020 में चले जाना चाहिए था। जब शहबाज शरीफ साहब भी वापस आ गए थे मार्च 2020 में, कोविड के दौरान ही आपको सबसे पहले अदालत में जाना चाहिए था कि ये भाई के साथ गए थे 3 महीने का कह के अकेले वापस आ गए हैं। लेकिन आप खामोश रहे क्योंकि आपकी कोई सेटलमेंट थी। आपके मुंह सुम्मुन बुकमुन हुए थे, आप बोल ही नहीं सकते थे। अब जब नवाज शरीफ ने खुद ही कह दिया कि मैं वापस आ रहा हूँ तो आपके हाथ पांव फूल गए हैं और आप कह रहे हैं कि ये तो बड़ा पॉलिटिकल सेटबैक हो जाएगा, ये तो तय ही नहीं था। तो अब आप जो है वो जिसे कहते हैं ना कि फायर फाइटिंग का काम कर रहे हैं कि हम शहबाज शरीफ के खिलाफ चले जाएंगे। भाई वो वापस आ जाएंगे, वो कहेंगे मैं आ गया हूँ, शहबाज शरीफ का बेल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा, बाकी बेल बॉन्ड्स भी ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि इट्स नाउ टू लेट फ्रॉम द गवर्नमेंट। हाँ, गवर्नमेंट से सवाल होना चाहिए कि वो 2 साल क्यों नहीं गई। मार्च 2020 के बाद से एक दिन का सवाल होना चाहिए इस हुकूमत से कि आप कहते थे हम NRO नहीं देंगे, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। आप कहाँ सोए रहे? आपका क्या सेटलमेंट थी कि आप इसके बाद आपने मूव नहीं किया, अटॉर्नी जनरल ने नहीं किया, लॉ मिनिस्ट्री ने नहीं किया, कैबिनेट ने नहीं किया, नैब ने नहीं किया? क्या सेटलमेंट थी जिसके तहत वो गए थे कि आप सब खामोश रहे हैं और अब जब वो आने का कह रहे हैं तो आपका हाथ पांव फूल गए हैं? ठीक। जनरल साहब, आपके ख्याल में शहबाज शरीफ के खिलाफ अदालत चली जाती है अगर हुकूमत, तो इससे क्या होगा? क्या मियाँ साहब वापस आ जाएंगे सिर्फ इस वजह से कि उनके भाई के खिलाफ अदालत चली गई है हुकूमत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जाएंगे नहीं। ये ढोंग और ड्रामा है कि हम जाएंगे, जाने का मेरा नहीं ख्याल के जाओ। और ये मुजम्मिल ने जो बात की है कि इतने अरसे में अगर जाना होता तो चले जाते, ये ऑप्शन तो पहले दिन से अवेलेबल थी। और वो मियाँ साहब वहाँ पे अपने जो भी जमानत थी उसके वायलेशन में वहाँ ठहरे हुए थे, तो उनको पहले ही आप कर सकते थे ये किस्सा। ये इन्होंने नहीं किया, इसलिए मैं समझता हूँ कि ये एक होक्स है, ये इन्होंने ऐसे ही हवा में उड़ाई। दूसरी बात ये है कि मियाँ साहब पे भी एक इखलाकी जिम्मेदारी थी। जितने ये झूठ बोलते हैं उतने मियाँ साहब उससे बढ़ के बोलते हैं। वो 90 दिन का कह के ऐसे गायब हुए कि दोबारा उनका पता ही कोई नहीं। तो मकसद ये है कि ये एक दूसरे के साथ इसी तरह आंख मुचौली करते रहेंगे। मेरा अपना अंदाजा है कि PTI नहीं चाहती कि मियाँ साहब यहाँ वापस आए। मियाँ साहब भी चाहते हैं कि वो वहां पे बैठे रहें, बड़े आराम में हैं। और अगर निकाले जाने का कोई रास्ता उनको हुआ, कोई प्रेशर आया इस तरह का कि निकाले जाना उन्होंने, तो शायद फिर वो
यहाँ का रुख करें। जैसे मैंने आगे भी बात की थी, मसला अदालती है, ये कानूनी मसला है। और शहबाज शरीफ वाली जो इन्होंने थ्रेट की है, वो मेरा ख्याल है कि वो काम नहीं करेगी, उसका कोई वास्ता नहीं है। वो पहले से ही इसी तरह इनके पास ऑप्शन मौजूद थी जो उन्होंने अवेल नहीं की। तो ये एक दूसरे के साथ आंख मचोली है, इसी तरह चलती रहेगी, कोई इसका खास फर्क नहीं पड़ने वाला। ना मियां साहब ने इस तरह आना है और ना ही इन्होंने कोई शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ करना है। ठीक, ज़ैगम खान साहब, आपके ख्याल में अदालत जाना ही था तो पहले चले जाते, अब हुकूमत को क्या सूझी जबकि बड़े मियां साहब के वापस आने की बातें हो रही हैं, तो अब ये कहते हैं कि अदालत जाएंगे जामन के खिलाफ? मैं इत्तफाक करता हूँ सरवर्दी साहब की राय से और जनरल साहब की राय से कि ये मामला जो है वो अदालती नहीं है। हुकूमत जो है कम से कम इस बारे में इस तरह से सीरियस नहीं है। इस वक्त कम्युनिकेशन का मामला है और जिस तरीके से PMLN के लीडर्स ने ये बहस शुरू की है, उसने हुकूमत को एक दफ़ा से काफ़ी परेशानी में मुब्तला किया है। एक तो उनको परेशानी इस बात की है कि कहीं कोई पसे पर्दा ऐसी बात तो नहीं तय हो गई जिसका उनको पता नहीं है। ये तो बहुत ही बड़ी उनके लिए परेशानी की बात है। साथ ही साथ इस तरह का जो नैरेटिव बनाया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने, उसकी वजह से यकीनी तौर पर जो उनके वोटर्स हैं, जो उनकी बेस है, वो मोबिलाइज़ हो रही है, उनमें एक ज़रा हिम्मत आ रही है। उसके साथ साथ इलेक्शन वगैरह में KP के इलेक्शन में जिस तरह से सेटबैक हुआ है हुकूमत को, तो उस तनाजुर में हुकूमत ने एक काउंटर नैरेटिव के साथ वापस हिट बैक करने की कोशिश की है और वो जागे हैं और वो कहने लगे हैं कि हम नवाज़ शरीफ को वापस लाएंगे। और शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ ज़ाहिर है अभी सरवर्दी साहब ने बता दिया कि इतना पुराना मामला है तो अदालत के पास पहले जाना चाहिए था। और अगर कोई उनको रेमेडी अवेलेबल है, जो मेरा नहीं ख्याल को उस तरीके से अवेलेबल है जिस तरीके से वो पुट्रे कर रहे हैं, ये तो एक बात है। लेकिन जो दूसरी बात है वो ये है कि मेरे ख़्याल में बिल्कुल इमरान खान साहब की ये ख्वाहिश होगी कि किसी न किसी तरीके से शहबाज शरीफ को बंद किया जाए, क्योंकि इन हालात में जो वाहिद होप है PTI के पास वो नैब है, वो अकाउंटेबिलिटी है, वो और कुछ नहीं है। और इस वक्त शहबाज शरीफ जो हैं वो अपोजिशन की तरफ से सबसे बड़े प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट बनकर उभरे हैं, जिसके बारे में पार्टी में भी एक तरह का इत्तफाक राय जो है इमर्ज कर रहा है और पार्टी से बाहर भी वो ऐसे लीडर हैं जिन पर उन इत्तफाक राय जो है वो पार्टी के दरमियान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान भी हो सकता है, क्योंकि उनके बारे में ये सोचा जा सकता है कि शायद इस वक्त जो आपको अवेलेबल लॉट है अपोजिशन में से पॉलिटिकल लीडर्स की, वो शायद सबसे बेहतर आदमी है जो इस वक्त पाकिस्तान की मईशत को और पाकिस्तान की गवर्नेंस का जो क्राइसिस है उसको संभाल सके। तो अगर वो इस तरह के उम्मीदवार हैं, इस तरह के कैंडिडेट बनकर सामने आ रहे हैं, तो जिस तरीके से हुकूमत यूज़ कर रही है नैब को और अकाउंटेबिलिटी को, तो उसका करना बनता है। आपको पता है पहले उनके ख़िलाफ़ केसेस किए गए, कुछ केसेस बहुत ही मज़का खेज़ थे, आशियाना हाउसिंग स्कीम जैसे, जिसमें एक पैसा भी हुकूमत की तरफ से नहीं गया था, बल्कि उल्टा ठेकेदार जो है वो पैसे लगा के भागे थे। उसमें उनको धरा गया, बंद रखा गया, अदालतों ने उनको रिलीफ दिया, वो छूट गए। उसके बाद अब दूसरी सीरीज़ जो है वो चल रही थी FIA के थ्रू, आपको पता है जो केसेस मनी लॉन्ड्रिंग के बनाए गए, मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पे बनाए गए, उसकी डिटेल में जाने का इस वक्त टाइम नहीं है। और अब तीसरा ये लाए हैं, यानी नैरेटिव भी, और ये मामला अगरचे नैरेटिव तक का है, लेकिन मेरे ख़्याल में PTI की हुकूमत इस बारे में सीरियस है कि किसी ना किसी तरीके से शहबाज शरीफ को बंद किया जाए, उनको नहल करवाया जाए। ठीक, मोना, आपके ख्याल में क्या वाकई हुकूमत शहबाज शरीफ के खिलाफ अदालत में जाएगी या फिर ये महज सियासी स्टंट है, पॉलिटिकल टेंट्रम्स हैं? देखें, मेरा ये ख्याल है कि PMLN ने इस मामले में अच्छे अपने कार्ड्स खेले और उन्होंने अच्छी सियासत की है इस तरह से कि देखें जैसे ही ये जो KP बल्दियाती इलेक्शंस के नताइज आए और वो हुकूमत के उस तरह से हक में नहीं आए, JUI ने बहुत सरप्राइजिंगली, हम तमाम हैरान रह गए कि उन्होंने किस तरह से वहाँ गेन किया है स्ट्रेंथ और अपने आप को दोबारा रीअसेंबल किया है। तो उसके फौरी बाद हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब की वापसी की बातें उनकी जमात से होने लग गई। तो उन्होंने एक गोया ये कि जो सिचुएशन है उसका फायदा उठाते हुए, टाइमिंग बड़ी जरूरी होती है सियासत में, तो इसी तरह से नून लीग ने उस टाइमिंग का फायदा उठाते हुए एक और बात ये छोड़ दी और एक और ये शोशा छोड़ दिया कि नवाज शरीफ साहब वापस आने लगे हैं। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें कड़ी है कि जो एक इजलास रहा था नून लीग का जिसमें नवाज शरीफ साहब ने खिताब किया था उससे, उसमें नवाज शरीफ साहब बजाते खुद भी बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। और अयाज सादिक साहब ने उसी इजलास में कहा था कि मेरी मुस्कुराहटें बता रही है कुछ होने वाला है और मैं लेके आऊंगा नवाज शरीफ साहब को।
सारी बातें हुई। अच्छा, उसके बाद से यही बात है कि उन्होंने क्योंकि एक अच्छी स्ट्रैटेजी चली, हुकूमत उससे क्लियर नजर आया कि अननर्व हुई और हुकूमत की तरफ से भी बिल्कुल इसका काउंटर होना शुरू हो गया। अगर हुकूमत इसको इग्नोर कर देती इन तमाम कयास सराइयों को या इन तमाम बातों को, इस गूगली को जो कि PMLN ने छोड़ी थी उनकी तरफ, तो शायद उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होता। हुकूमत ने क्या किया, उसको रिएक्ट किया। जब हुकूमत ने उस पर रिएक्ट किया तो मैं समझती हूँ PMLN की जो ये सियासी चाल थी वो कामयाब हुई और उन्होंने एक अच्छा पत्ता खेला अपनी तरफ से, जिसके ऊपर हुकूमत ने बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट किया जैसे कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था। PMLN चाहती थी कि रिएक्ट करे। उस रिएक्शन से मुझे लगता है कि तमाम ये जो एक दोबारा से एक डिबेट या एक दोबारा बहस शुरू हो गई, जिसपे हमने बाय द वे ये भी देखा है कि PMLN के जैसे शायद खाकान अब्बासी कह चुके हैं, एक उन्होंने गालिबन अपनी किसी इंटरव्यू में, आई डोंट नो टू सम न्यूज़पेपर और व्हाट, उन्होंने ये बात की है कि ये बात सरफेस हुई है कि अभी पार्टी ये चाहती है कि नवाज शरीफ साहब वहीं रहे और उन्होंने कोई तारीफ नहीं दी है और उन्होंने कहा है कि पार्टी चाहती है कि वो वहीं पर अपना इलाज कराएं। तो PMLN ने फौरन से एक ये इंप्रेशन दे दिया एट लार्ज, बाय एंड लार्ज, कि वो सिर्फ उनका एक सियासी कार्ड था, एक ट्रम्प कार्ड था जो कि उन्होंने मौके से फायदा उठाते हुए चला था और हुकूमत उसके ऊपर से वो बिल्कुल एक जैसे घबराहट का शिकार हो गए और हुकूमत ने एकदम से रिएक्ट करना शुरू कर दिया। तो हुकूमत ने बेसिकली ये रिएक्शन के थ्रू एक बिल्कुल एक नया, एक आप समझे पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। मुझे लगता है कि ये हमारी सियासत का आजकल का सबसे फेवरेट टॉपिक बन गया है 2019 के बाद से, कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। अपोजिशन भी इसके ऊपर भरपूर सियासत करती है, हुकूमत भी भरपूर सियासत करती है। जब कोई और ऐसा इशू चलता है जिसके ऊपर हुकूमत को लगता है कि वो इतना ग्राउंड नहीं गेन कर पा रहे हैं, गवर्नेंस वगैरह के मसाइल आते हैं, तो वो एकदम से नवाज शरीफ साहब और वो जो अकाउंटेबिलिटी का बयानिया है उसको दोबारा से हवा दे देते हैं। फिर वो कुछ रोज चलता है, हम लोग उस पर प्रोग्राम्स करते हैं, फिर थोड़े दिन बाद वो ठंडा पड़ जाता है। तो मुझे लगता है ये वही रिकरिंग साइकिल है, ये वही कुछ हो रहा है। हकीकी तौर पे ना उन्होंने अभी आना है नवाज शरीफ साहब ने, और हुकूमत भी ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता कि वो चाहेंगे कि अभी नवाज शरीफ साहब आए। क्लियर बात है कि नवाज शरीफ साहब एक अंडरस्टैंडिंग के तहत, जो हुकूमत खुद कह चुकी है, बहुत दफा खुद कन्फेस कर चुकी है, एडमिट कर चुकी है और उसके ऊपर खुद कह चुके हैं कि हमारे साथ कोई हाथ हुआ है इसमें, तो इसमें तो कोई मुझे लगता है हैरानगी की बात नहीं है और ये कोई खबर भी नहीं है। ये एक पुरानी बात है और ये हम सबको पता है, बच्चे को पता है कि कोई अंडरस्टैंडिंग थी जिसके तहत वो गए थे। अब वो वापस, अब उन्होंने भी नहीं आना, ना उनको हुकूमत ने लाना है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो वापस आ गए तो PMLN में भी बहुत जान पड़ जाएगी और अपोजिशन की ओवरऑल भी जो मुहिम है उसमें बहुत जान पड़ जाएगी। अच्छा, आपके ख्याल में क्या हुकूमत नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए वाकई संजीदा है? देखिए, हुकूमत, जिस तरह पहले भी जिक्र हुआ कि हुकूमत इस सिलसिले में पहले भी इक़दाम उठा सकती थी, अदालत में जा सकती थी। आपको याद होना चाहिए कि हुकूमत ने इस सिलसिले में बरतानवी हुकूमत को खत भी लिखे, कोई मीटिंग्स वगैरह भी हुई। लेकिन यहाँ पे जो ओवरऑल जो सब लोग एक चीज पे इत्तेफाक कर रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएं तो अपोजिशन बहुत मजबूत हो जाएगी। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है। तो नवाज शरीफ साहब को किसने रोका हुआ है, क्यों नहीं आ रहे वापस? अब इससे आप अंदाजा लगा लें कि नवाज शरीफ साहब ना ऑपोजिशन को मजबूत करना चाहते हैं, ना उनका कोई असूली मौकिफ है। अगर उनका असूली मौकिफ ये है कि इमरान खान साहब इस मुल्क के लिए खतरनाक हैं, इस मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं, और दूसरी तरफ पूरा पाकिस्तान इस चीज के ऊपर मुत्तफिक हो चुका है, अपोजिशन पार्टियां भी, सहाफी भी, सब ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के आने से इमरान खान कमजोर होगा, तो नवाज शरीफ क्यों नहीं वापस आ रहे? आ जाए, उनको किसने रोका हुआ है? हुकूमत लाए या ना लाए, वो खुद आ जाए ना। अगर वो इतने बड़े इनकलाबी हैं, बात यह है कि वो यहां से गए थे इलाज के लिए। बात होनी चाहिए कि उनका इलाज क्या हुआ। एक रात भी उन्होंने बरतानिया के अंदर किसी अस्पताल में नहीं गुजारी, और वो अब अचानक उनकी पार्टी कह रही है कि जी वो वापस आ गए, इलाज की बातें खत्म होना बिल्कुल खत्म हो गई और एकदम से इनकलाब की बातें शुरू हो गई। दूसरी बात यह है कि फिर ये कहा जाता है कि वो तो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, वो तो इमरान खान को लाने वालों के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। तो फिर वो अंडरस्टैंडिंग किससे करके गए थे? जिनसे आप जंगें लड़ते हैं उनसे अंडरस्टैंडिंग होती है। बात यह है कि अगर आप नून लीग की तारीख उठा के देख लें, जब भी मुश्किल वक्त आता है मियां साहब मुल्क से चले जाते हैं। मुशर्रफ के साथ भी वो 10 साल का मुआहदा करके गए और फिर उसके बाद वो वापस आ गए और मुआहदा फिर सामने भी आया। इस दफा भी ऐसा हुआ, लेकिन इस दफा वो हुकूमत के साथ मुआहदा करके नहीं गए। उसमें अदालतों का जो किरदार था, लाहौर हाई कोर्ट से जो उनको रिलीफ मिला, दीगर अदालतों से जो कमेंट्स आए कि मियां साहब की जिंदगी की जमानत दें, तो वो अदालती फैसले के तहत मियां साहब बाहर गए। और फिर मरियम बीबी की भी ख्वाहिश थी कि वो भी बाहर जाएं, उनको नहीं जाने दिया गया, तो एकदम से इनकलाब जिंदा हो गया। तो यहां पे हुकूमत के ऊपर तो तनकीद बनती है कि वो उनको ला नहीं सके, लेकिन जो एक शख्स खुद चला गया और जो किसी टाइम भी आ सकता है, वापस आने में आजाद है, उसके आने से हुकूमत भी कमजोर होगी, उसके बयानिए को तकवीयत मिलेगी, लेकिन वो वापस नहीं आ रहा। इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये कोई असूलों की सियासत नहीं है। वो सिर्फ इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि हालात साजगार होंगे, हमारे लिए साजगार
तैयार होंगे तो हम आगे लेके चलेंगे चीजों को। दूसरी बात यह है, केपी के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून का तो नामो निशान नहीं है। मुस्लिम लीग नून किस खुशी में बगलें बजा रही है, या पीपल्स पार्टी, उनका तो कहीं पे नामो निशान ही नहीं है। केपी के इलेक्शन में तो ज्यादा फिक्र तो उन जमातों को करनी चाहिए हुकूमत से ज्यादा, कि उनकी अपनी कारकर्दगी क्या है। तो मेरा नहीं ख्याल कि मियां साहब को जो लाने की बातें हो रही हैं उनकी जमात की जानिब से, वो उसमें कोई सदाकत है, और या फिर जो हुकूमत की तरफ से जो एक्शन लिया जा रहा है, अदालत में वो जाएंगे तो देखते हैं फिर अदालत क्या फैसला करती है। ठीक है मुजम्मिल साहब, अत्तर साहब ने एक सवाल रेस किया जो कि बड़ा ही वैलिड है कि नवाज शरीफ वापस आ जाएं तो अपोजिशन मजबूत हो जाएगी। जब सब ये जानते हैं तो फिर क्यों नहीं आ रहे मियां साहब? पॉलिटिकल टाइमिंग पे आएंगे, वो अपनी टाइमिंग से गए हैं। अपनी ना भेजने में हुकूमत का कोई किरदार है, ना लाने में हुकूमत का कोई किरदार है। वो अपनी मर्ज़ी से गए थे, अपनी मर्ज़ी से आएंगे। पाकिस्तान के सियासी, वो मुशर्रफ के साथ भी जब गए थे तो जब वो वापस आए तो मुशर्रफ के जाने का वक्त था। मुशर्रफ उस वक्त हालत निज़ाम में था जब वो वापस आए और बेनज़ीर वापस आई, और उसके बाद हमने देखा मुशर्रफ भी चला गया। तो इसलिए जब वो वापस आने का सियासी की आदत जब भी जलावतन होती है, वो जब वापस आती है तो उसी वक्त आती है जब हालात सियासी तौर पे साजगार हों, तब्दीली के लिए राइप हो चुके हों। क्योंकि जलावतनी आपको खुशी से तो करते नहीं हैं, हालात ऐसे हो जाते हैं कि आपको जाना पड़ता है, मुल्क के अंदर रहना मुश्किल हो जाता है, इंसाफ नहीं मिलता। आप देखें ना यहाँ लंदन में है ना मुजम्मिल साहब, जलावतनी खुद साख्ता ही होती है। मतलब जब आप बाहर जाते हैं तो जलावतन होते हैं, कहते भी चले जाएं। आप वापस तभी आते हैं जब हालात नॉर्मल हो जाएं, पाकिस्तान में इंसाफ आपको मिल सके तो ही आप वापस आते हैं ना। जब ना मिल सके तो आप चले जाते हैं। और एक को फांसी लगाकर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने भी ये सीख लिया है कि अब वो मजीद फांसियां अफोर्ड नहीं कर सकते। पहली फांसी की बड़ी कीमत अदा की है, तो उन्होंने बेनज़ीर को भी बाहर जाने दिया, आसिफ जरदारी को भी बाहर जाने दिया, ईंट से ईंट बजाने के बयान के बाद नवाज शरीफ को भी जाने दिया। ठीक है अतर, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? जी, जो पहली बात यह है कि जब वज़ीर आज़म को फांसी लगी थी, मौलवी मुश्ताक साहब के बेंच के अंदर जो एक जज थे, उनको बाद में सेनेटर किस जमात ने बनाया, ये भी हमें याद होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि पहले कहा गया कि जी वो हुकूमत के साथ अंडरस्टैंडिंग से गए। अगर हुकूमत के साथ अंडरस्टैंडिंग से गए तो अब कहा जा रहा है कि जी वो अपनी मर्जी से गए, किसी और के साथ अंडरस्टैंडिंग से गए। तो फिर ये इनकलाब और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जंग की जो बातें हैं, ये मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ नारे हैं। वो तभी आएंगे जब उनको कोई इशारा मिलेगा, और इशारा उनको मिल नहीं रहा, ना ही मिलना है मुस्तकबिल करीब में। ठीक, जनरल साहब, आपके ख्याल में मुस्लिम लीग नून के लिए मियां साहब की वापसी कितनी जरूरी है और क्या फर्क पड़ेगा उनके आने से? देखिए, अगर तो आके वो जेल में ही जाते हैं तो मामूली फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर उनको रिहाई मिलती है तो नेचुरली वो उनके फर्क ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि मियां साहब वगैरह वही लीड करते रहे हैं इस पार्टी को। शहबाज शरीफ अच्छी ऑप्शन है या बुरी, लेकिन शहबाज शरीफ जो है वो बड़ी सेफ किस्म की सियासत करते रहे, वो क्राउड पुलर नहीं है। लिहाजा ये सोचना कि शहबाज शरीफ खाली यहाँ पे हैंडल कर लेगा वो मुश्किल होगा। तो पार्टी के लिए तो जरूरी है कि मियां नवाज शरीफ यहाँ मौजूद हो, लेकिन मियां नवाज शरीफ में इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं है कि वो यूं उठ के यहाँ आ जाएं। ये पास्ट रिकॉर्ड देखना चाहिए। देखिए, जितनी बातें झूठ झाट बोल के ये करते हैं, उनमें अगर आप देखिए, हर वो साजिश जो बेनज़ीर के खिलाफ या पीपल्स पार्टी के खिलाफ हुई जब वो हुकूमतों में थे, तो मियां नवाज शरीफ पेश थे। उस फांसी वाले किस्से में भी इनका असर रसूख था जो लाहौर हाईकोर्ट ने इस्तेमाल हुआ। ये हर साजिश के साथ ये रहे। जब इनके हक में फैसले नहीं हुए, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमले किए। ये टेलीफोनों पे जजों को डिक्टेट करना और कहना कि फलां को सजा दे दो, ये इन्हीं का छेड़ा हुआ काम था, सबसे पहले इन्होंने किया था। आज भी इनको ऐसे मिलेंगे जजेस वगैरह, और वो जब इनका हो जाएगा मामला तय, तो ये फ्रॉड ये जो फ्रॉडी हैं ये फिर वापस आ जाए। ठीक है जी, मोना आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी, बहुत मुख्तसर मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अभी एक बात हुई ना कि नवाज शरीफ साहब तब आएंगे जब उनकी मर्जी होगी, जब इंसाफ यहाँ पर होगा उनके लिए, तब वो आएंगे। हालात देख के जिलावतनी अपनी खुद खत्म कर देंगे। तो देखिए, मुश्किल तो सिर्फ उनके ऊपर नहीं आई है ना, उनके कितने पार्टी के रहनुमा जेलें काट चुके हैं। तकरीबन आधी से ज्यादा पार्टी उनकी जेल में रह चुकी है। सब तमाम के खिलाफ नैब की वही कार्रवाइयां हो रही है। तो फिर वो सबको बोले कि मेरे साथ आप लंदन आ जाए। अपनी जितनी अपनी वो फिक्र कर रहे हैं, वो अपनी पूरी जमात को बोले ना कि आप भी यहाँ पर इनकलाब छोड़ें, आप आराम से लंदन आए। जब हालात साजगार हो जाएंगे, हमें इंसाफ मिलने वाला हो जाएगा, तब उस वक्त आप तमाम मेरे साथ ही आ जाइएगा। मतलब वो चाहते हैं उनके यहाँ फुट सोल्जर्स जो है वो यहाँ उखाड़ पछाड़ कर दें। वो बाकायदा इंस्टिगेट कर चुके हैं कि आप निकले, घरों से निकले, ये करें, सब कुछ एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ।
और वो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारे, वो मजे से वहां बैठकर पॉपकॉर्न खा के वहां दूर से तमाशा देखे, तो ऐसे नहीं चल सकता। अगर उन्होंने इतनी बड़ी मुहिम चलानी है जो कि वोट को इज्जत दो, लेजिटिमेट मुहिम है, वाकई हमारे मुल्क में वोट को इज्जत चाहिए, तो वो आए, इसको लीड करेंगे। गलत बात है, आप अपने फुट सोल्जर्स वहां अपने हाल पर नहीं छोड़ सकते इस तरह से। ये भी बहुत बड़ा ढोंग है, वोट को इज्जत दो। वोट को इज्जत दो का ढोंग इतना बड़ा है। वोट को इज्जत देनी होती है उसने जिसको वोट दिया जाता है। वो वोट लेने के बाद अगर वो लूट मार का काम शुरू कर दे तो वोट को जलील उसने किया, किसी और ने तो नहीं किया। चलिए ठीक है, आप हो सकता है ना कि वोट लेने के बाद आप किसी की औरत अगवा कर लें तो कहें जी मुझे ना पूछा जाए क्योंकि वोट को इज्जत दे, या आप पैसा खा जाए तो आपके ऊपर मुकदमा ना बने, आप कहें जी वोट को इज्जत दो। ये तो नहीं है ना, ये भी ढोंग है। ठीक है, तो वोट को इज्जत देने वाला मामला जो है वो उसी ने देना होता है जिसको वोट दिया जाता है, दूसरा कोई और नहीं देता। ठीक है, आपका पॉइंट। लोग तो वोट को इज्जत दो को वोट डाल रहे हैं, लोग तो इसको ढोंग नहीं मांग रहे हैं। लोग तो उनको वोट डाल रहे हैं ज़िमनी इंतखाबात में। लोगों ने बात की है कि केपी साहब से भी पूछने थे, जैगम साहब, अगर नवाज शरीफ तो वापस आ जाते हैं तो हुकूमत को इसका फायदा होगा या फिर नुकसान होगा? देखिए, पहली बात यह है कि वोट को इज्जत दो का मतलब ये है कि इक़्तिदार का हक अवाम को है और अवाम अपने इक़्तिदार का हक जो है वो वोट के ज़रिए इस्तेमाल करेंगे और फ़ैसला साजी और ताकत और अख्तियारात उनके पास होनी चाहिए जिनको अवाम ने मुंतखब किया, और उनकी डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी भी अवाम को करनी चाहिए, ये मतलब है। अब दूसरी बात क्या है कि उनका आना कितना अहम है, पार्टी के लिए कितना ज़रूरी है, मेरी राय थोड़ी सी मुख्तलिफ है। आज से 2 साल 2.5 साल पहले ये क्रूशल था। अगर वो इस वक्त यहाँ ना आते होते तो शायद पार्टी बिखर चुकी होती, लेकिन शहबाज शरीफ को बंद करके पीटीआई ने मरियम नवाज़ को ये मौका दिया कि वो अपनी लीडरशिप इस्टेब्लिश करे। इस वक्त मरियम नवाज़ जो है वो अपनी पार्टी के लोगों के साथ क्लिक कर चुकी हैं। इस वक्त वो एक कैरिस्मेटिक लीडर बन चुकी हैं, सड़कें उनके साथ हैं, अवाम इसी तरह उनके लिए निकलते हैं जिस तरह उनके बाप के लिए निकलते थे उनकी पार्टी के लोग। इस वक्त वो अपने वालिद को बहुत हद तक एक पॉपुलर लीडर के तौर पर रिप्लेस कर चुकी हैं। मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन उनके आने से पार्टी को फ़ायदा ज़रूर होगा। ठीक है, ठीक है। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर सारफ हमने इस बारे में सवाल पूछा कि नवाज शरीफ की वापसी ना होने पर हुकूमत का शहबाज शरीफ के खिलाफ अदालत जाने का फैसला, तो साबिक वज़ीर आज़म की वापसी के मामले पर क्या सिर्फ सियासत हो रही है? इस पर 70% लोगों का मानना यह है कि जी हाँ, इस मामले पर सियासत हो रही है, जबकि 30% लोग ऐसे हैं जिनका जवाब नहीं में है। नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला ताखीर का शिकार हो गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 16 जनवरी को होने वाले इंतखाबात मार्च में कराने का फैसला किया है। सर्दी में शिद्दत और कुछ इलाकों में बर्फबारी के बायस हज़ारा और मालाकन डिवीजन समेत दीगर 18 अजला में इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला हुआ है। इससे कबल बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा धचका लगा था कि उसके उम्मीदवार बुरी तरह इंतखाबात हार गए थे। इसके बाद से तहरीक इंसाफ ने अपनी तंजीम को तहलील किया और अब दोबारा तंजीम को मुनज़्ज़म करने की कोशिश की जा रही है। सवाल यह है कि इंतखाबात के दूसरे मरहले का इल्तवा का शिकार होना क्या तहरीक इंसाफ के लिए सूदमंद साबित हो सकता है? जनरल साहब, आपके ख्याल में क्या तहरीक इंसाफ मिलने का फायदा उठाएगी? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि कोई खास फायदा उठाया जा सकता है। बात यह है कि जो इश्यूज हैं जिनकी वजह से तहरीक इंसाफ अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड में भी अपनी जगह खो बैठी है, वो बताया जाता है कि महंगाई है, बिल्कुल है, या वहाँ पे गवर्नेंस के इश्यूज हैं, या इनके आपस की रंजिशें हैं इन लोगों की जो कि वहाँ पे पॉलिटिकल सेटअप पे मौजूद हैं। तो ये इश्यूज तो रिजॉल्व नहीं हुए। महंगाई वहीं की वहीं है, गवर्नेंस के इश्यूज वहीं के वहीं हैं, और जो आपस की दुश्मनियों की बात करते हैं, ये कुछ क्या परवेज खट्टक की नहीं थी वहाँ पे प्रॉब्लम, और परवेज खट्टक को लगाया वहाँ पे, जबकि परवेज खट्टक के अपने ही फैमिली का सारा इशू था वहाँ पे। अकरबा परवरी वाला के साथ तो परवेज खट्टक ने करवाया वहाँ पे। इसका बेटा और इसका गालबन भतीजा या भांजा वहाँ पे 2 टिकटें लेके तो वो इलेक्शन लड़े, हारेंगे दोनों। तो बात यह है कि इन चीजों से डिले करने से किसी और चीज से फर्क नहीं पड़ेगा। असल चीज ये है कि एक 4 तकरीबन अरसा गुजर चुका है, उसमें आपने कुछ काम किए, एक परफॉर्मेंस दी जो आज मुतमईन नहीं है दुनिया उससे। आज एक सिचुएशन ऐसी है महंगाई के लिहाज से या
हालात इस तरह के बने हुए हैं कि आवाम परेशान है, तो आप वो दूर नहीं करते। और अगर आप ये कहें कि टाइम मुझे मिल गया तो उससे मैं कोई कहानी लंबी सुना के किसी को राम कर दूंगा, वो नहीं हो। तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे इनको फर्क पड़ेगा। जो सूरत हाल है इनकी और जिस तरह चले आ रहा ट्रेंड चला आ रहा है, मेरा ख्याल है वही फॉलो किया जाएगा। ठीक, मोना, आपके ख्याल में ये जो ताखीर होगी इससे नताइज मुख्तलिफ हो सकते हैं? देखें, एक्चुअली खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को ये दरख्वास्त तभी की है जब पहले मरहले में इस तरह के नताइज आए हैं जो कि बिल्कुल उनकी एक्सपेक्टेशंस के बरक्स थे और वो सोच भी नहीं सकते थे। तो उसके बाद ही उन्होंने फिर ये मौसम की बात करके ताकीर की, उनसे रिक्वेस्ट की है जो कि इलेक्शन कमीशन ने पूरी की है। वरना जो अपोजिशन जमाते हैं वो तो इस पहले मरहले से पहले ही कह रही थी कि ये जो खास तौर पर जहाँ ये जो एक्सट्रीम सर्दी वाले इलाके हैं, जहाँ बर्फबारी का सीजन है, वहां पर तो टर्नआउट ना होने के बराबर होगा। तो इसलिए लोगों को जरूरी है कि अगर वोट के लिए उनको अपने घरों से बाहर निकालना है तो कम से कम इस तरह का मौसम तो ना होना, इतनी हार्श कंडीशंस ना हो। अगर ये तहरीक इंसाफ से पहले ही करना होता तो वो तब करते, पहला मरहला होने से पहले और इनके नताइज से पहले की दरख्वास्त डालते इलेक्शन कमीशन को। तो जाहिर है, मुझे लगता है उन्होंने, ऑब्वियस सी बात है, ये पहला मरहला और जो नताइज उनके लिए आए हैं इतने उससे वो हैरान परेशान हुए कि अब उन्होंने दरख्वास्त डाली है। मेरा ख्याल है वो जाहिर है इसको अवेल करने की तो कोशिश करेंगे। उनके दरख्वास्त डालने का मकसद ही ये था कि थोड़ा उनको टाइम मिल जाए और फिर वो सर्दी वाली बात भी, एक ऑन द फेस ऑफ इट, फेस वैल्यू पे वो बात हो जाए ताकीद करने के लिए। तो ये है कि उसको कोशिश करेंगे अवेल करने की, लेकिन मुझे नहीं लगता कुछ खास कर पाएंगे। बिल्कुल ये बात सही है जनरल साहब की कि वहां पर जो हालात हैं ऑन ग्राउंड, दरअसल महंगाई के इश्यूज है, डिलीवरेंस के इश्यूज है, गवर्नेंस के इश्यूज है। रिफॉर्म्स जो जिसके लिए मकबूल थी खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत 2013 से 2018 तक, वो इस मरतबा दूर दूर तक दिखने में नहीं आए। तो लिहाजा ये असल वजूहात हैं जिनकी वजह से हुआ है। और ये जो पार्टी की नई तंजीम बनी है, इलेक्शन आप देख लें अभी भी नहीं हुए, अभी भी पिक एंड चूज करके लगाया गया है सूबाई जो जितने भी लोग हैं। अभी परवेज खटक साहब को खैबर पख्तूनख्वा दिया गया है और ये बड़े मजे की बात है कि परवेज खटक साहब के तो अपने बहुत सारे रिश्तेदार हैं जो कि मुख्तलिफ जगहों पर जिन्होंने टिकटें ली हैं, वो सेनेट की टिकट्स हो या फिर इलेक्शंस की टिकट्स हो। तो वो वही चीज जब वो कह रहे थे कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि रिश्तेदारों में टिकट बटी, अब वो काम सबसे ज्यादा जो परवेज खटक साहब खुद करते थे, आपने उन्हीं को वहां की सरबराही दे दी। तो मुझे नहीं लगता इतना खास फर्क पड़ेगा। इलेक्शन भी नहीं हुए पार्टी में उनके, तो अब ये देखने वाली चीज है कि इलेक्शन तो मुझे नहीं लगता अब ये लोग अपने पार्टी में कराएंगे, लेकिन ऑन ग्राउंड जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए ये वक्त बहुत कम है। मार्च में कर दिया है इन्होंने ताकीद करके, अब मार्च में होना है अगला मरहला। मार्च तक मुझे नहीं लगता ये कोई इतना कोई जैसे कहते हैं कारनामा सर अंजाम दे पाएंगे गवर्नेंस के एतबार से, और महंगाई भी कम हो जाएगी और लोग खुशबाश हो जाएंगे जैसे पहले हुआ करते थे। तो ये तो चीज नामुमकिन है। अवेल करना चाहेंगे लेकिन अवेल कर नहीं पाएंगे अपने फायदे में ये लोग इस तरह। ठीक है, अतर काज़मी साहब, ये पहले मरहले के इंतखाबात और उनके नताइज के बाद जो नई तंजीम साजी हुई, आपके ख्याल में ये नई तंजीम रंजिशें दूर करने में कामयाब हो पाएगी इस दौरान? जी, जैसी भी तंजीम साजी हो, कम से कम नून लीग से बेहतर ही होगी। मसला ये है कि ऑन द ग्राउंड जो लोग काम करते हैं, जब तक उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया जाएगा तब तक चीजें बेहतर नहीं होंगी। अब प्रॉब्लम क्या रहा है पीटीआई का, कि पीटीआई के अंदर आप देखें जो आपको सामने लोग नजर आते हैं। अभी असद उमर साहब को अगर आप नेशनल लेवल पे बात करें, जनरल सेक्रेटरी बना दिया। अब वो एक बाबू टाइप आदमी है, सारी जिंदगी उन्होंने हमारी तरह कमरों में गुजारा है, ऑफिस में गुजारा है। उनको क्या पता कि जमीन के ऊपर सियासत किस तरह की जाती है, जमीन के ऊपर जोड़ तोड़ किस तरह की जाती है। और दूसरी बात ये होती है कि सूबे के अंदर जो हुक्मरान शख्सियत है, परवेज खटक साहब के ऊपर इस वक्त हम बहुत सारी तनकीद भी करते हैं और बिल्कुल बजा तौर पे करते हैं, लेकिन वो एक पुराने सियासी शख्सियत हैं, वो सियासत को समझते हैं। और यही वजह है कि फिर आपको केपीके से इस तरह के रिजल्ट मिले कि आपकी वहां से ज्यादा नशिस्तें निकली। इस दफा वहां पे जो आपके सीएम साहब हैं, इंतहाई कमजोर शख्सियत है। वही हालत आपकी पंजाब के अंदर है। आपके तैमूर झगड़ा साहब जो हैं, ये सारे वो लोग हैं कि ये बड़ी अच्छी और पढ़ी लिखी बातें करते हैं, लेकिन ऑन द ग्राउंड चीजें थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। तो मुझे लगता है कि इस टाइम जो मिलने से क्या पता थोड़ा सा फायदा हो, लेकिन आप अगर 8 साल 9 साल हुकूमत करके भी अपनी जमात को इस पोजीशन में ले आए तो 2 महीनों में आप लोगों ने कौन सा कोई मिरेकल कर लेना है। तो ये कोशिश करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन 2 महीने के अंदर वो अपनी चीजों को सॉर्ट आउट करें, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी सी उनको मुश्किल होगी। और लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि जो रिजल्ट पहले मरहले में आए उससे मुख्तलिफ आएंगे और पीटीआई की कारकर्दगी पहले से बेहतर होगी। मुजम्मिल सहरवर्दी साहब, दूसरे मरहले में क्या नताइज बेहतर आएंगे पहले की निस्बत? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है।
मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि जो अब इलाके हैं वहाँ पीटीआई कमज़ोर है। इन्होंने वहाँ कराया था जहाँ ये मजबूत थे और ये वहाँ से आ रहे हैं। अब देखें ना, हज़ारा, सवात, इधर से ये कमज़ोर हैं, वहाँ दूसरी जमातों का असर ज़्यादा है और वहाँ से इनका जीतना ज़्यादा मुश्किल है। अभी जहाँ से ये हारे हैं वहाँ से हारना मुश्किल था और अब जहाँ इलेक्शन होने हैं वहाँ से जीतना मुश्किल है। तो मैं नहीं ये बात मानता कि कोई नताइज बेहतर होंगे। वैसे एक सदमे और दूसरे सदमे के दरमियान वक्फा होना चाहिए, ऊपर नीचे सदमे मिलें तो ज़्यादा बड़ा ख़तरा होता है। ये बात मैं ज़रूर एग्री करता हूँ कि पीटीआई ने ज़रूर कहा है कि हमें सदमा मिला है तो हमें थोड़ा वक्त दे दें दूसरे सदमे से पहले, क्योंकि इलेक्शन तो आप मुसलसल हार रहे हैं। लोग केपी की बात करते हैं, आप तो अपनी छोड़ी हुई सीटें सारी हार रहे हैं, कराची से लेके पेशावर तक और लाहौर तक। पूरे पाकिस्तान में जो पीटीआई ने सीटें 2018 में जीती वही दोबारा वो नहीं जीत सकी है। तो इसलिए केपी को ज़्यादा हम फोकस कर रहे हैं क्योंकि वो, लेकिन मैं ये साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ, कितना ही अच्छा होता कि अगर पीटीआई में जो टिकटों की खरीदो फरोख्त का जुम्मा बाजार लगा है और लंडा बाजार लगा है 7-7 करोड़ रुपए का, कोई बाहर से तो इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, पार्टी के अंदर के अरकान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, मुशीर हुकूमत के हुकूमती ओहदेदार एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि फ़लाँ ने पैसे लिए हैं, फ़लाँ ने 7 करोड़ ले लिया है, फ़लाँ ने इतने में टिकट बेचा है। लेकिन इमरान खान साहब खामोश हैं, सारा एहतसाब खामोश है, पूरा नैब खामोश है, इलेक्शन कमीशन भी खामोश है, क्योंकि पीटीआई की करप्शन तो माफ़ है, बाकी सब पे बात करना तो इस मुल्क में फ़राइज़ मनसबी में शामिल है। लेकिन अगर आप पीटीआई की करप्शन में बात करें तो आप रॉक एजेंट हैं। ठीक, जैगम खान साहब, आपके ख्याल में क्या तहरीक इंसाफ के पास अब भी वक्त है कि वो अपने मामला ठीक कर ले या फिर वक्त गुजर चुका? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं अत्तर साहब से मुकम्मल इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि जो पीटीआई की तंजीम साजी है वो कहीं ज़्यादा मौसर और बेहतर है मुस्लिम लीग नवाज़ की तंजीम साजी से। देखिए, जो मकसद है डिले करने का वो तो इस मोमेंटम को ब्रेक करना है जो उनके ख्याल में आया है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि इस इलेक्शन के बाद ही हुकूमत को पता चला, पहले मरले के बाद जो है वो पीटीआई को पता चला कि पहाड़ों पे सर्दियाँ भी बड़ी सख्त पड़ती हैं और वहाँ बर्फ़ भी पड़ती है, और उन्होंने कहा नहीं इसको डिले करो। तो जाहिर है मकसद यही है। लेकिन आप ये देखिए कि ये इलेक्शन पहले ही 2 साल डिले हुआ, इसको दिसंबर 2019 में होना था और दिसंबर 2021 में हुआ। तो क्या आपका ख्याल है कि इस 2 साल डिले होने का उनको फ़ायदा हुआ है? नहीं हुआ। और ये जो मोमेंटम है ये कोई छोटा मोमेंटम नहीं है, ये सिर्फ केपी का मोमेंटम नहीं है, ये चंद डिस्ट्रिक्ट का मोमेंटम नहीं है। जो हम देख रहे हैं ये एक बड़ी वेव है जो पूरे पाकिस्तान में चल रही है, और इसके जो मज़ाहिर हैं वो हमें बार बार नज़र आ रहे थे, मुख्तलिफ़ जगहों पे नज़र आ रहे थे, बाई इलेक्शन में नज़र आ रहे थे, कंटोनमेंट के इलेक्शन में नज़र आ रहे थे। अब ये हुआ है कि हमें इकट्ठे एक बड़े स्केल पर इस वेव की शक्ल नज़र आई है, और ये वेव वहाँ पर हमें नज़र आई है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गढ़ था, जो मरकज़ था। और ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि पहले मरले में उन्होंने इलेक्शन वहाँ कराए थे जहाँ पे वो बहुत ही मजबूत हैं, जो उनका असल गढ़ है, यानी गढ़ के अंदर भी जो उनका गढ़ है। जो दूसरा मरला है वो इलाके हैं जहाँ पे या तो अपोजिशन बहुत ही मजबूत है या अच्छा खासा हिस्सा लेती है। मिसाल के तौर पे हज़ारा में जो मुस्लिम लीग का गढ़ रहा है, वज़ीरिस्तान में, शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में जहाँ मौलाना की तंजीम साजी जो है वो बहुत मजबूत है, दीर में जहाँ जमात इस्लामी की एक इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन मौजूद है और वो इन हालात में भी वहाँ अपने मेंबर्स बना चुकी है, MNAs बना चुकी है, मालाकंड में जहाँ सब लोग शेयर करेंगे। तो इस बात का कोई इम्कान नज़र नहीं आता कि इन जो एक्शंस हैं छोटे बड़े, इनकी वजह से दूसरा जो मरला है वो पहले मरले से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होगा, वो पहले मरले से ज़्यादा एम्बैरेसिंग और ज़्यादा ख़राब हो सकता है। ठीक हो गया। ठीक है नाज़रीन, हमने जब आवाम से इसने पूछा कि इलेक्शन कमीशन का खैबर पख्तूनख्वा में दूसरे मरहले के बलदियाती इंतखाबात मार्च में कराने का फैसला, तो क्या तहरीक इंसाफ इस इल्तवा का फ़ायदा उठा सकती है? इस सवाल के जवाब में 67% यानी 67% लोगों का जवाब था जी हाँ, तहरीक इंसाफ इस इल्तवा का फ़ायदा उठा सकती है, जबकि 33% लोगों का ख्याल ये है कि तहरीक इंसाफ को इस इल्तवा का कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो सकता। ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुल्क में कौमी सलामती पॉलिसी की ज़रूरत और असरात पर मुसलसल बातचीत हो रही है कि पाकिस्तान को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है। पॉलिसी बन जाने से पहले के मुकाबले में अब क्या मुख्तलिफ होगा? क्या पॉलिसी में रियासत की दुरुस्त समत तय की गई है? सिक्योरिटी पॉलिसी के हवाले से कौमी सलामती के मुशीर मोईद यूसुफ ने कहा है कि पहले सिक्योरिटी फौज और बॉर्डर से मशरूत थी, अब आवाम से है। सवाल यह है कि क्या ये इतना बड़ा शिफ्ट हुकूमती पॉलिसियों में भी नजर आएगा? तरजीहात भी तब्दील होंगी? यही सवाल जब हमने अपने अवाम से पूछा कि कौमी सलामती पॉलिसी पर जारी है और क्या पॉलिसी के नफाज के लिए तरजीहात भी तब्दील होंगी, तो 67% लोगों का जवाब था जी हाँ, तरजीहात तब्दील होंगी, जबकि 33% लोगों का मानना ये था कि तरजीहात तब्दील नहीं होंगी। ये तो थी अवाम की राय। अब हमारे एनालिस्ट इस बारे में क्या कहते हैं ये उनसे जान लेते हैं। ज़ैगम खान साहब, आप इत्तफाक करेंगे अवाम की राय से? मैं बिल्कुल इत्तफाक करता हूं, बल्कि ऐसा किया गया है। पाकिस्तान में पहली दफ़ा हमने एक ऐसी सिक्योरिटी पॉलिसी अडॉप्ट की है, अगर जैसे हम पहली कह रहे हैं लेकिन रिटन फॉर्म में पहली होगी। कोई भी मुल्क पॉलिसी के बगैर तो नहीं होता, ना सिक्योरिटी पॉलिसी के बगैर चल रही होती है। ऐसी सिक्योरिटी पॉलिसी अडॉप्ट की गई है जिसको पाकिस्तान को जिसकी ज़रूरत थी। मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो है वो पहली दफ़ा कोल्ड वार के रेफ्रिजरेटर से बाहर निकला है और वो इधर उधर देख रहा है कि मैं कहाँ आ गया हूँ। उसको समझ आ रही है पहली दफ़ा कि जो सिक्योरिटी है उसमें इंसानी तरक्की भी शामिल होती है, उसमें मईशत भी शामिल होती है। ख़ास तौर पे जो एक नाकाम मईशत का मलबा हमारी हार्ड कोर सिक्योरिटी पे पड़ रहा है और पड़ने वाला है, वो आंखें खोलने के लिए काफ़ी होना चाहिए। पिछले 3 साल के अंदर भारत अपना दिफाई बजट 40% बढ़ा चुका है रियल टर्म्स में, और रियल टर्म्स में पाकिस्तान का दिफाई बजट जो है वो मुंजमद है। अगर आप देखें पाकिस्तान की मईशत पर और उसका मवाजना करें आसपास के मुल्कों से, तो आपको ऐसा एक खौफनाक मंजरनामा नज़र आता है कि शायद आपकी रात की नींद भी हराम हो जाए। पाकिस्तान की आबादी आसपास के मुल्कों के हवाले से उनकी निस्बत से दुगनी से भी ज़्यादा है जी। यानी वहाँ 1% आबादी पड़ रही है। बांग्लादेश में, श्रीलंका में, भारत में, ईरान में हम 2.5% से ज़्यादा हमारी आबादी बढ़ रही है। वहाँ तरक्की की रफ्तार दुगनी से ज़्यादा है हमसे, वो 8% की रफ्तार से बढ़ रहे हैं और हम 3% को भी बामुश्किल जो है रीच कर रहे हैं। हमारी महंगाई वहाँ से दुगनी है। हमारे 2.5 करोड़ बच्चे सड़कों पर हैं। बांग्लादेश से मवाजना कीजिए पाकिस्तान की सेहत का, पाकिस्तान की तालीम का। और अगर ये सब चीज़ें ठीक नहीं होंगे तो हम किस चीज़ की हिफाजत करेंगे और किस तरीके से हिफाजत करेंगे? तो एक कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है। उम्मीद करनी चाहिए कि सिर्फ डॉक्यूमेंट नहीं होगा। हमारी तमाम अशराफिया, चाहे वो सियासी है या गैर सियासी है, अब वो आंखें खोलेगी और जो कह रही है उस पर अमल भी करेगी, बजट भी देगी, अपनी प्रायोरिटीज को भी ठीक करेगी। ठीक है जनरल साहब, आपके ख्याल में कौमी सलामती पॉलिसी की पाकिस्तान को जरूरत ही क्यों पड़ी? देखिए, जरूरत इसकी हर कौम को होती है और हर मुल्क के अपने सिक्योरिटी पैरामीटर्स तो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। कहीं थ्रेट जो है वो एक्सटर्नल ज्यादा है, कहीं थ्रेट जो है वो इंटरनल ज्यादा है, कहीं इकोनॉमी का इशू है, कहीं इकोनॉमी का नहीं है। सो हमारे लिए ये डॉक्यूमेंट बहुत पहले से होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं थी। अब ये बुनियादी जरूरत ये है इसकी कि आपने एक बैलेंस क्रिएट करना है अपनी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज और दूसरी तरफ अपनी सिक्योरिटी एक्टिविटीज में, क्योंकि ये रिसोर्सेज तो बहुत थोड़े हैं। वो ये नहीं हम कर सकते कि किसी एक तरफ चले जाएं। उसमें बहुत सारे पहले ऐसे पहलू हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि इग्नोर होती रही। गो के डिपार्टमेंट्स ने अपने तौर पे पॉलिसीज उसके लिए भी वर्कआउट की हुई थी। जैसे फूड सिक्योरिटी है मुल्क के लिए, उसकी रिलेशनशिप पॉपुलेशन प्लानिंग से भी है, पॉपुलेशन के बढ़ने से भी है, क्योंकि एरिया तो वही आपका जो आप यहाँ से जितना कुछ भी आप पैदा करेंगे जमीन से, लेकिन उसके बावजूद फूड सिक्योरिटी चाहिए। फूड सिक्योरिटी के लिए आपको फर्टिलाइजर वक्त पे अवेलेबल होनी चाहिए। तो कई डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी कोऑर्डिनेशन की जाएगी और पॉलिसी वजह की जाएगी कि आपके पास हर वक्त कितना गंदम कितनी आपके पास रिजर्व में होनी चाहिए, क्या चीज आपको किस वक्त प्रोक्योर करनी चाहिए। ये पॉलिसीज आगे एक प्रैक्टिकल शक्ल में हर डिपार्टमेंट उसको अपने प्लान की शक्ल में वर्कआउट करेगा, लेकिन पॉलिसी बुनियादी ये हुकूमत ने दे दी। इसी तरह उसमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पॉलिसी है, उसी में आपकी नेचुरल रिसोर्स की सिक्योरिटी पॉलिसी है। जैसे आप देखिए कि रिकॉर्डिंग के साथ क्या हुआ, हमारे लिए वबाल जान कि अगर हुकूमत ने इन चीजों का स्टॉक लिया हो
और इनको किसी सेंट्रल पॉलिसी के तहत इस्तेमाल किया जाए तो रिकॉर्डिंग आपके लिए सोना था जो आपको मिलता, लेकिन आज $6 बिलियन आपको बाहर देने पड़ेंगे, उनके जुर्माने के पड़े हुए आपके। तो ये तमाम चीजों को, यानी ये इसमें अब एक चीज जो बुनियादी समझने की है वो ये है कि एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट, यानी जैसे टेररिज्म था, ये सिर्फ एक पहलू है। ठीक है, सिक्योरिटी के बहुत इंपॉर्टेंट पहलू दूसरे हैं जो कि अब एड्रेस किए जाएंगे, तो ये एड्रेस किए जाएंगे। ठीक है मोना, पॉलिसी तो बन गई है, लेकिन इस पर अमल दरामद को यकीनी कैसे बनाया जाएगा? जी देखिए, अमल दरामद ही असल इसकी जिस्ट है, और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये लोग जियो पोलिटिकल जो हमारा एक पूरा एक फलक्रम था पूरी चीज का, और हमारे महवर समझा जाता था हमारी फॉरेन पॉलिसी का, उससे हटकर अब हम जियो इकोनॉमिक्स की तरफ आ गए हैं। पूरी दुनिया इस तरफ बहुत पहले चली गई है, हम पता नहीं किसके इंतजार में बैठे थे, लेकिन शुक्र है कि देर आए दुरुस्त आए वाली बात है कि इन्होंने फाइनली रियलाइज किया है कि जियो इकोनॉमिक्स नया वर्ल्ड ऑर्डर है, और हम पिछड़े जमाने में पता नहीं कब तक और रहेंगे। हमें इस जानिब आना चाहिए, हमें जियो इकोनॉमिक्स की बुनियाद पर अपनी फॉरेन पॉलिसी बनानी चाहिए। उन फटों में हमें नहीं टांग डालनी चाहिए जिनका हमसे कोई लेना देना नहीं है। हमें इकोनॉमिक्स के बेसिस पर अपने आप को मुस्तहकम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, जैसे सारी दुनिया करती है। सिर्फ एक बात मुझे लगता है कि इसमें कमी ये थी कि क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में इसको डिस्कस होना था, जो कि ऑपोजिशन के साथ होने वाली बैठक थी, उसमें ऑपोजिशन नहीं आई। उन्होंने कहा जी वजीर आजम नहीं आते इसलिए हम भी नहीं आ रहे, तो उसकी कोई बात नहीं बनी। मुझे लगता है इसकी इंक्लूसिवनेस तब तक नहीं आएगी जब तक ये पार्लियामेंट से होकर ना आए। हर पॉलिसी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो भी एक इंस्टीट्यूट है वो पार्लियामेंट है। ठीक है मोना, आपका पॉइंट आ गया। अतर साहब क्या कहेंगे इस मामले पर? क्विकली समाप्त कीजिएगा क्योंकि मुझे मुजम्मिल साहब की जानिब भी पढ़ना। जी, ये जो पॉलिसी अभी सामने आई है, ये बड़े अरसे दराज से इदारे इसके ऊपर काम कर रहे थे। तकरीबन आज से 12 साल पहले मेरी किसी से बाखबर शख्सियत से बात हुई थी और ये सारे पॉइंट्स उस वक्त उन्होंने मुझे बताए थे। प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे एक लैक ऑफ इंटरेस्ट था, इदारों की इनपुट नहीं ली जाती थी, चाहे कोई सिविलियन इदारे हों, फौजी इदारे हों। इसी वजह से यहाँ पे ये पॉलिसी इस तरह बाकायदा शक्ल नहीं इख्तियार कर सकी। यहाँ पे इशू ये था कि चाहे पटवारी से लेके आर्मी चीफ तक हो, वो बस हमारी मर्जी की बात करे, हमें कोई इनपुट ना दे। तो वो जो डिस्ट्रस्ट था, वो जो टाइप ऑफ गवर्नेंस थी, वो इसमें सबसे बड़ी रुकावट थी। और ये बड़ा क्रेडिट जाता है इमरान खान को, जिसने हर इदारे की इनपुट ली और कहा कि आप हमें इनपुट दें, और फिर आपने देखा कि आज ये पॉलिसी हमारे सामने आई। ठीक है मुजम्मिल साहब। नहीं, इस हुकूमत की गुफ्तगू और है और अमल और है। वैसे तो हमने 5 साल प्रोग्राम जो बनाया था, जो हमसे साउथ कोरिया ले गया था, उन्होंने तरक्की कर ली और हम नहीं कर सके थे। अब कहा जा रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसी पहले नहीं थी। जब आप एक टेलीफोन कॉल पे 9/11 के बाद अमेरिका के साथ चले जाएंगे तो क्या नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसी होगी? और जब आप बगैर किसी मशवरे के एब्सोल्युटली नॉट भी कह देंगे और फिर IMF के आगे सरेंडर कर देंगे तो क्या आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी होगी? आप स्टेट बैंक जो है वो IMF के आगे गिरवी रखेंगे। तो क्या जियो इकोनॉमिक है कि हमने $1 अरब के लिए सारा कुछ जो है हम सरेंडर करने के लिए तैयार हैं, और आप हमें बता रहे हैं बड़े जियो इकोनॉमिक्स की तरफ हम जा रहे हैं? लेटे तो हुए हैं हम IMF के आगे, वर्ल्ड बैंक के आगे, सऊदी अरब से हाईएस्ट रेट पे लेके, तो क्या जियो इकोनॉमिक्स है? मैं समझता हूँ कोई पॉलिसी जब तक उसमें पूरी कौम मुत्तहिद ना हो, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट मिलकर ना बनाए, ये सोलो फ्लाइट से इस तरह की पॉलिसियां चलती होती तो आमरीत में तरक्की हो जाती। फौजी जर्नैलों ने दूध की नहरें पे हाथ नहीं दी। आपका पॉइंट आ गया। ऑपोजिशन और हुकूमत को भी एक साथ एक पेज पर आना होगा। कौमी सलामती पॉलिसी तो बन गई है, लेकिन जिहाद तब्दील होंगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाजत, अल्लाह के बाद।